Hello students, this video is video number 1 on Big M method. आज हम पहली बार ही सीखेंगे कि Big M method कैसे करते हैं। इससे पहले आप सिंप्लेक्स मेथड सीख चुके हैं। तो Big M मेथड में भी सारे केसेस आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, अनबाउंडेड, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, इनफिजिबिलिटी, सारे केसेस आते हैं। तो इसके ऊपर 4-5 वीडियोस में बनाऊंगी। एक एक वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग केस का कराऊंगी। तो आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है बिग एम मेथड की, इसे सुनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आगे के कोई भी मेथड आपको समझ नहीं आएंगे अच्छे से। सो लिसन केयरफुली टू दिस वीडियो और कॉपी पेंसिल लेके बैठना, अपने पेन वगैरह सब उसमें लिखते जाना साथ में, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद बिग एम मेथड। देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में गिवन होगा, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय बिग एम मेथड। The question will never say कि it is a question of unique solution or unbounded or infeasibility. आप खुद अप्लाई करेंगे अपना बिग एम मेथड तो वो अपने आप बन के आएगा आपका केस, राइट। तो सबसे पहले जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड में काम करते थे बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। देखो जरा, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होता है। जहाँ पे आपके ग्रेटर देन और लेस देन के साइन देखने को मिलते हैं इक्वेशन में, वो बन जाते हैं कंस्ट्रेंट्स। और ये जो लास्ट में लिखा होता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब ग्रेटर देन 0 है, इन सबको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। तो एलपीपी तो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। तो हमारे ये तीनों के तीनों मिल गए हमें क्वेश्चन में। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये जो मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं इनकी राइट साइड पॉजिटिव है कि नहीं है। तो आपने देखा कि मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, तो ये नंबर मेरा 3 जो है राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो इट इज ओके। ऐसे ही देखा ग्रेटर देन के इधर सेकंड कंस्ट्रेंट में जहां मेरी पेंसिल है ये भी मेरा 1 है विच इज ग्रेटर देन 0। तो राइट हैंड साइड हर एक कंस्ट्रेंट की अगर पॉजिटिव होती है तो वी आर ओके विद इट, ठीक है। अगर नेगेटिव हुई तो आपको पूरे कंस्ट्रेंट को, मान लीजिए 3 की जगह -3 होता फर्स्ट कंस्ट्रेंट में, तो आप पूरे कंस्ट्रेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे और उसको पॉजिटिव बना लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप देख लेना कि आरएचएस अगर कंस्ट्रेंट्स की नेगेटिव हो तो कैसे हैंडल करते हैं। वैसे हमने वो सिंप्लेक्स मेथड में भी आपको सिखाया है, ठीक है। देन फिर हम क्या चेक करते हैं, पहली चीज हमने कंस्ट्रेंट्स की राइट साइड चेक कर ली। नाउ वी लुक एट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सी इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मिनिमाइजेशन, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम सारा काम मिनिमाइजेशन पे करते हैं। बट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस चीज का है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम z लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन का होता है तो हमें उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, जैसा कि हमने सिंप्लेक्स मेथड में सीखा था, ठीक है ना। तो मैक्सिमम को मिनिमम में कन्वर्ट करने का मैंने क्या तरीका बताया आपको कि आप पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोफिशिएंट के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये क्या बनेगा, ये देखो मैक्सिमम z का हो जाएगा मिनिमम ऑफ -z, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन में 2x1 है तो ये हो जाएगा -2x1। अब x2 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन नया बन गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमाइजेशन सॉल्व हो जाएगी। फिर हम बाद में दोबारा से उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डाल देंगे तो हमारा जो चाहिए मैक्सिमम हमारे को वो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 2 बातें अच्छे से याद रखें। सबसे पहले कि हमें राइट हैंड साइड पॉजिटिव होनी चाहिए हर एक कंस्ट्रेंट की, वो चेक करना है। दूसरी बात हमें क्या चेक करनी है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम का होना चाहिए। अगर मिनिमम का नहीं है, मैक्सिमम का है, तो आप उसको -1 से मल्टीप्लाई करके कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बना लीजिए, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमें चेक करना चाहिए कि ये जो मेरे कंस्ट्रेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये जो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन थी x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई हो रही है क्वेश्चन में कि नहीं हो रही, ये क्वेश्चन में लिखी है कि नहीं लिखी। बाई चांस वो ऐसा लिख दे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 अनरिस्ट्रिक्टेड, तो फिर x2 अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है या दोनों वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो मैंने सिंप्लेक्स मेथड में भी सिखाया है और बिग एम में भी सिखाऊंगी एक सेपरेट वीडियो के अंदर, ठीक है। अभी मैंने केस लिया है सबसे सिंपल, जब ये सेटिस्फाई होता है तो आपको पर ये हैबिट होनी चाहिए कि भाई मुझे चेक करना है कि नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन ठीक है कि नहीं है मेरी। तो हमारी इस क्वेश्चन में नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है बच्चों। तो मैंने इसको भी टिक कर लिया कि मेरी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाइड है। नहीं होगी तो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना आगे कि अनरिस्ट्रिक्टेडनेस कैसे रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमें फिर से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखी जाती है बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग की, मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, ये जो दोनों कंस्ट्रेंट है मेरे जिस पे मेरी पेंसिल है,
इनमें ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो अब ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे हम कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। उसके लिए देखो मैंने लेस देन के कंस्टेंट तो आपको सिखा दिए थे सिंप्लेक्स मेथड में, ठीक है। देखो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी कि लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड से छोटी है। इसका मतलब लेफ्ट साइड में कुछ ऐड करेंगे तभी वो राइट साइड के बराबर आएगी। तो हम क्या ऐड करते थे, स्लैक वेरिएबल ऐड करते थे, ठीक है ना। तो हम इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे तो ये हमारा इक्वल टू 3 आ जाएगा, जैसा कि हमने सिमिलर काम किया था सिंप्लेक्स मेथड में, ठीक है बच्चों। तो देखो मेरा क्या बन जाएगा ये कंस्टेंट, यहाँ पर देखो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमम z वाला जो मैंने लिखा है। अब इसके अंदर मेरा लेस का कंस्टेंट है ना, मैंने इसके अंदर देखो स्लैक वेरिएबल डाल दिया s1। जब मैंने इसके अंदर स्लैक वेरिएबल s1 डाल दिया, इसको इक्वल टू 3 कर दिया, क्योंकि जितनी की भी कमी थी मैंने वो ऐड कर दी। अब देखो सेकंड कंस्टेंट मेरा क्या है बच्चों, ये देखो माइनस x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये मेरा क्या है, ग्रेटर का कंस्टेंट है। हमने ग्रेटर का कंस्टेंट बच्चों अभी तक सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व नहीं किया। तो जब मैंने बताया था कि अगर ग्रेटर का कंस्टेंट आ जाए तो आपको दूसरा मेथड लगाना पड़ता है, वो यही मेथड था, बिग एम मेथड, ठीक है। देखो ग्रेटर का कंस्टेंट आपको क्या कह रहा है कि ये जो लेफ्ट साइड है, जहां मेरी पेंसिल है, ये जो लेफ्ट साइड है ये बड़ी है राइट साइड से, ठीक है ना। अब देखो राइट साइड के ऊपर नेगेटिव साइन में ला नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसमें कोई चीज माइनस करूंगी। अगर राइट साइड लेफ्ट साइड बड़ी है तो मुझे लेफ्ट साइड में कोई चीज माइनस करनी पड़ेगी ताकि मेरा वो इक्वल टू 1 राइट साइड हो जाए, ठीक है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर लेस देन के कंस्ट्रेंट्स हैं तो डालते हैं स्लैक वेरिएबल, ऐड करते हैं स्लैक वेरिएबल, राइट। अगर मेरे ग्रेटर के कंस्ट्रेंट्स हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। ग्रेटर के कंस्ट्रेंट में सरप्लस वेरिएबल डलता है और उसके कंस्ट्रेंट में, लेस देन के कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल डलता है। स्लैक वेरिएबल हमेशा ऐड होगा और सरप्लस वेरिएबल हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो ग्रेटर के कंस्टेंट में डल रहा है। अगर लेफ्ट साइड ग्रेटर है राइट साइड से तो लेफ्ट साइड में कुछ माइनस करोगे तभी वो राइट साइड के बराबर आएगी, ठीक है। और ये s1 s2 आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिए। आपको ये बात भी मालूम है कि हमें हमेशा जो है इसकी एंट्री ऑब्जेक्टिव फंक्शन में करनी पड़ती है, जो वेरिएबल मैं अपनी तरफ से डालती हूँ स्लैक और सरप्लस, और दोनों को ही 0 कॉस्ट असाइन करी जाती है, ठीक है। तो 0 s1 प्लस 0 s2 डाल दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म तो सेट हो गई, ठीक है। बट आप देखेंगे कि अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है सरप्लस वेरिएबल में। मैं आपको पहले उसकी नीड फील कराऊंगी और फिर ही एंटर करूंगी, ठीक। तो पहले मैंने लिख दिया असाइन अ कॉस्ट ऑफ 0 टू ऑल द स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, राइट, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म सेट हो गई। फिर मैंने क्या सोचा कि मैं इससे अपनी टेबल सेट करती हूँ। अब जो मेरी ये है सिंप्लेक्स टेबल जैसे सेट करते थे ऐसे ही करते हैं। तो देखो बच्चों, आपको पता है CB VB और XB से मेरी टेबल स्टार्ट होती है जैसे हम सिंप्लेक्स में करते हैं। तो मैंने लिखा पहले CB VB और XB। CB का मतलब कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, VB मीन्स बेसिक वेरिएबल, XB क्या होती है, मेरी राइट साइड ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स होती है। और x1 x2 क्वेश्चन में गिवन थे वेरिएबल्स, ये वो लिखे हैं। S1 और S2 मेरे स्लैक वेरिएबल है, S1 स्लैक है और S2 मेरा सरप्लस वेरिएबल है। ये A1 क्या चीज़ है, इसको भी 2 मिनट के लिए हटा दो, मैं इसकी ज़रूरत आपको पहले फील करा दूँ जरा एक बारी। तो चलिए बच्चों, पहले हम इसको, ये देखो मैं यहाँ से एक बारी हटा देती हूँ इसको। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने ऊपर लिखी थी ये वो है, ठीक है। अब देखो हमने क्या करते हैं, सबसे पहले CJ का कॉलम फिल करते हैं। CJ को कहाँ से फिल करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, जैसा कि हमने सिंप्लेक्स मेथड में सीखा था। तो देखिए x1 का कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में -2, तो हमने लिख दिया -2। x2 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट है 1, हमने लिखा 1। S1 का 0 है, हमने 0 लिख दिया। S2 का भी 0 है, हमने 0 लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन कंस्टेंट्स को नीचे उतारेंगे। तो देखिए इन कंस्टेंट को, पहले कंस्टेंट पे आ जाइए। x1 का कोफिशिएंट 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। x2 का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखा। S1 का 1, S2 का 0। ये कहाँ से लिखे हैं बेटा मैंने, ये देखो जहाँ मेरी पेंसिल है, जहाँ मेरी पेंसिल है फर्स्ट कंस्टेंट के ऊपर उसको उतारा है। x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का भी 1, S1 का भी 1, S2 है नहीं तो 0, तो मैंने ये उतार दिया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड कंस्टेंट पे आ जाइए। सेकंड कंस्टेंट से भी सबके कोफिशिएंट उतारिए और उस कॉलम के अंदर लिख दीजिए। x1 के ऊपर -1, x2 का कोफिशिएंट मेरा 1 है, S1 मेरा है नहीं तो 0 है। एंड लुक फॉर द कोफिशिएंट ऑफ S2 हेयर, जहाँ मेरी पेंसिल है बच्चों, ये S2 सेकंड कंस्टेंट में -1, तो मैंने -1 लिख दिया।
एक्स बी के कॉलम में क्या लिखते हैं बच्चों, राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट। तो देखिए पहले में राइट क्या है 3, राइट साइड पहले कंस्ट्रेंट की, सेकंड कंस्ट्रेंट की राइट साइड क्या है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से वी बी में क्या आएगा, मैंने आपको बताया था वी बी में वो बेसिक वेरिएबल्स आते हैं जो अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे होते हैं। अब आप देखो हमारे अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करते आए सिंप्लेक्स में स्लैक वेरिएबल डलते थे और जो वो स्लैक वेरिएबल डलते थे वो अंदर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते थे। तो देखते हैं कि क्या सरप्लस भी बना लेता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो इधर S1 और S2, S1 ने 1 0 तो दे दिया, बट नीचे देखिए S1 S2 ने 0 और -1 दिया है मुझे, देख रहे हो इधर -1, क्योंकि सरप्लस का हमेशा माइनस किया जाता है, माइनस करोगे तो उसका कोफिशिएंट हमेशा -1 ही आएगा। तो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल में स्लैक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में कंट्रीब्यूट कर देगा, बट सरप्लस वेरिएबल जो होता है वो माइनस साइन की वजह से हमें वो नहीं बनने देता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं देता। तो बेटा हमें फर्स्ट वाले वीबी में तो हमारे को मिल जाएगा S1, बट सेकंड में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल पा रहा। अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिला तो हम वीबी का कॉलम फिल नहीं कर पाएंगे, वीबी का कॉलम फिल नहीं होगा तो हमारी टेबल आगे चलेगी नहीं। तो डू यू फील द नीड ऑफ समथिंग एल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड हेयर, ताकि हमारा जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो जो वेरिएबल हम एक्स्ट्रा में डालते हैं, सिर्फ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अंदर बन जाए और मुझे वीबी मिल जाए, सिर्फ इस काम के लिए ही डालेंगे, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो नया वर्ड आएगा बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल बेटा डालना कब है, जब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत है और वो आपको मिल नहीं रहा। कब नहीं मिलता, जब आपके पास सरप्लस वेरिएबल डाला होता है। तो जब जब आप सरप्लस वेरिएबल डालेंगे तो साथ में आर्टिफिशियल वेरिएबल भी डालना है। स्लैक में जरूरत नहीं है, सिर्फ सरप्लस वेरिएबल में आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल डालना है। ठीक है, तो A फॉर आर्टिफिशियल मैंने पहली बार डाला तो A1 आ गया। मान लीजिए एक और कंस्ट्रेंट होता, उसमें एक और सरप्लस आ जाता तो A2 डाल देते आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब ये आर्टिफिशियल वेरिएबल मैंने अपनी तरफ से डाला। ठीक है, ये सिस्टम में एग्जिस्ट तो नहीं करता। मैंने आपको बताया कि ये आर्टिफिशियल मैंने किस लिए डाला है, ताकि मुझे अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो मुझे क्या करना है, इसकी जो कॉस्ट असाइन करते हैं ना वो हम करते हैं m। तो देखिए मैंने इसका कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या रखा, +ma1। m इज अ लार्ज पॉजिटिव नंबर, m इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। इसी m की वजह से इस मेथड को बिग M मेथड बोला जाता है। ठीक है, लार्ज पॉजिटिव नंबर क्यों डाला गया है, देखो अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, m क्या है बहुत बड़ा नंबर है, तो हमने A1 की कॉस्ट क्या दे दी, बहुत ज़्यादा नंबर दे दी है। अगर A1 की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी तो हम वो सिस्टम में कभी आएगा ही नहीं। ठीक है ना, वो बचेगा नहीं सिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारा काम तो मिनिमाइज करने का है। तो फाइनल टेबल तक पहुँचते पहुँचते ये A1 जो होगा ना ये एलिमिनेट हो जाएगा, और हम यही चाहते हैं कि A1 एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि इसको हमने सिर्फ इसलिए डाला कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले और हमारा प्रोसीजर चलना शुरू हो जाए। एक बार ही हमारा प्रोसीजर चलना शुरू हो गया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो ये चला जाए। ठीक है, इन एनी केस अगर ये बच जाता है आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड तक तो हमारी प्रॉब्लम इनफिजिबल हो जाती है। ठीक है, उसके लिए मैं केस ऑफ इनफिजिबिलिटी कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों आपने क्या सीखा यहाँ पर कि अगर मेरे लेस देन के कंस्ट्रेंट्स हैं, देखिए मैं यहाँ पे समराइज कर देती हूँ, अगर लेस देन कंस्ट्रेंट्स होंगे तो हम डालेंगे स्लैक, ऐड कर देंगे स्लैक वेरिएबल। ठीक है, ग्रेटर के कंस्ट्रेंट्स होंगे तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सरप्लस वेरिएबल प्लस साथ में ऐड कर देंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल, साथ में ऐड करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल, राइट। और अगर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट हो, इस क्वेश्चन में ये केस नहीं है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। इक्वालिटी कंस्ट्रेंट हो तो ओनली ऐड आर्टिफिशियल, क्योंकि ना तो स्लैक की जरूरत ना सरप्लस की जरूरत, तो ओनली ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल, वहां पे सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड हो जाता है। ठीक है, ना तो वहां पे स्लैक वेरिएबल की जरूरत ना सरप्लस की, सिर्फ A1 A2 करके आप आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देते हैं। और स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा 0 लेना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। आई रिपीट, टेक द कोफिशिएंट ऑफ स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स एज 0 in the objective function and the coefficient of artificial variable
इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज प्लस एम, ठीक है, वेयर एम इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। ठीक है बच्चों, यहां तक मेरी जो है टेबल अपनी सेट हो गई। बच्चों ये सारी बातें जो मैंने बोली हैं अच्छे से लिख लेना, मैंने वीडियो में लिख भी रखी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना, ले लो यहाँ पे कि वी ऑलवेज असाइन अ कॉस्ट ऑफ 0 टू स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल एंड असाइन अ कॉस्ट ऑफ m टू आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमारे को कैलकुलेशन करनी है। तो देखो मैंने अब समझ आया आपको कि यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल दिया, तो अब टेबल पूरी कर दूं मैं। देखो पहले कंस्ट्रेंट में a1 है नहीं तो 0, पहले सेकंड कंस्ट्रेंट में a1 आ गया है तो ये 1 आ गया, और इसकी कॉस्ट कितनी है m। ठीक है बच्चों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली हमने और स्टैंडर्ड फॉर्म से टेबल भी सेट हो गई है। अब वीबी के कॉलम में कौन आएगा, देखो पहले कंस्ट्रेंट में आपने S1 डाला था, स्लैक था वो, तो इसलिए स्लैक आ गया, और दूसरे में A1 आ गया। तो सरप्लस वेरिएबल कभी भी पहली टेबल में कभी भी सरप्लस वेरिएबल वीबी के कॉलम में नहीं आता। वीबी के कॉलम में या तो आर्टिफिशियल वेरिएबल आते हैं या फिर स्लैक वेरिएबल आएंगे फर्स्ट टेबल में। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, आप देख भी सकते हो कि S1 और A1 ने अब अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। देखो 1 0 0 1, जहां मेरी पेंसिल है देखो दोबारा से, S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, A1 0 था, फिर 0 और इधर 1, तो 1 0 0 1 मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। राइट, अब हम VB के साथ में यहाँ पर जहां मेरी पेंसिल है CB का कॉलम फिल करेंगे। CB का कॉलम कहाँ से फिल होता है, हमेशा ऊपर से फिल होता है, आपको पता है CJ से फिल होता है। तो देखिए S1 का कोफिशिएंट CJ में क्या लिखा हुआ है, देखो S1 की कॉस्ट कितनी है ऊपर CJ में 0, तो मैंने लिख दिया 0। A1 की कॉस्ट कितनी है ऊपर, ये देखो जहां मेरी पेंसिल है A1 के ऊपर M लिखा है, तो यहाँ आ गया M। ठीक है बच्चों, इतना होने के बाद अब कैलकुलेशन करने के लिए वही सेम काम करेंगे जो सिंप्लेक्स मेथड में किया था। ठीक है, तो चलिए ZJ निकालते हैं। ZJ निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि जिस भी कॉलम का ZJ निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए CB के कॉलम से। राइट, तो जैसे ये पहला कॉलम मेरा x1 का आ गया, क्योंकि मेरा डिसीजन वेरिएबल x1 है ना, पहले x1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए CB के कॉलम से। ये देखो जहां मेरी पेंसिल है कॉरेस्पॉन्डिंग भी, देखो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0, m मल्टीप्लाइड बाय -1 तो -m, तो ये मेरा आ गया -m। ऐसे ही x2 का कॉलम बेटा, x2 का कॉलम भी CB के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस m मल्टीप्लाइड बाय 1 m आ गया। राइट, ये आ गया। अब इधर आ जाइए S1 में, देखो 0 इंटू 1 0 प्लस m इंटू 0 0, जिस भी कॉलम का निकालना है उसको CB के कॉलम से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब S2 को करेंगे तो S2 को 0 माइनस m, ठीक है, माइनस m आ गया। ऐसे ही A1 का कर दो तो ये आ जाएगा मेरा ये। ठीक है, नेक्स्ट फिर से ZJ माइनस CJ निकालेंगे बेटा, जैसे सिंप्लेक्स मेथड में सब बच्चों ने सीखा है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में हर वीडियो में समझाई है ये बात। राइट, तो ZJ माइनस CJ निकालते हैं। देखिए आइए ZJ माइनस CJ कैसे मिलेगा आपको, ये लिखे हुए ZJ सबसे नीचे जो हमने अभी अभी निकाले हैं, और CJ हमारे सबसे ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये इनको माइनस कीजिए। देखो ZJ में लिखा है -m, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग CJ देखो जहां मेरी पेंसिल जा रही है ये लिखा हुआ है -2, तो -m माइनस -2, तो ये क्या बन गया -m प्लस 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा m माइनस 1 0 माइनस 0 0, ये आ जाएगा -m और ये आ जाएगा m माइनस m 0। ठीक है बेटा, तो ये मेरे सारे ZJ माइनस CJ निकल गए। फिर क्या करते हैं, सेम जैसे सिंप्लेक्स मेथड में देखा था, इफ ऑल ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0, अगर मेरे सारे ZJ माइनस CJ नेगेटिव आ जाए या 0 आ जाए तो मेरा काम खत्म। ठीक है, मेरा आंसर आया हुआ है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और अगर एक भी ZJ माइनस CJ आपका पॉजिटिव आ जाए तो अभी आपका आंसर नहीं आया। तो हम देखिए कैसे देखेंगे कि ZJ माइनस CJ मेरे ठीक हैं कि नहीं है, पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव है। देखो m का ना कोफिशिएंट देख लिया करो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जैसे इधर आ जाओ जहां मेरी पेंसिल है x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ZJ माइनस CJ है बेटा -m प्लस 2, यानी कि m का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है माइनस साइन। m का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ये नंबर नेगेटिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि देखो m तो बहुत पॉजिटिव नंबर था, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर था, उसको अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये ZJ माइनस CJ नेगेटिव है तो मेरा काम ठीक है। यहाँ पे दूसरे में आ जाइए, देखो दूसरा ZJ माइनस CJ क्या है m माइनस 1, तो इधर देखो बेटा m का कोफिशिएंट देखो पॉजिटिव है,
तो m क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर में से 1 माइनस भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि m तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, उसमें से माइनस भी कर दिया कोई छोटा सा नंबर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये zj माइनस cj मेरा क्या बन गया पॉजिटिव, राइट। फिर देखो ये तो थर्ड वाला तो जीरो था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ वाला माइनस m है तो नेगेटिव हो गया। फिफ्थ वाला आपका जीरो है तो जीरो है, तो ठीक है। तो मेरा एक ही zj माइनस cj पॉजिटिव आया और वो किसका आया है x2 का आया है। तो मैं क्या करूंगी, इसका मतलब मेरा x2 का जो होगा अब क्या हो जाएगा, इसको हम सिस्टम में एंटर करा देंगे। तो सॉरी x2 मेरा बन गया इनकमिंग वेरिएबल, तो मैं लिख देती हूँ x2 इज द एंटरिंग वेरिएबल। तो ये मेरा बन गया एंटरिंग वेरिएबल, नेक्स्ट टेबल में x2 एंटर कर जाएगा, ठीक है, जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड में सीखा था, राइट। और ये x2 एंटरिंग वेरिएबल है तो इसका ये जो कॉलम है कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या बोलेंगे इस x2 वाले कॉलम को, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है पाइवेट कॉलम, ठीक है बेटा। जो वेरिएबल एंटर करता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम क्या कहलाता है पाइवेट कॉलम। दूसरा देखिए, फिर अब ये तो पता चल गया कि x2 एंटर करेगा, मतलब x एंटर करने का मतलब नेक्स्ट टेबल जो बनेगी उसमें vb की जगह पर s1 या a1 में से एक जगह पर x2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब किसकी जगह पर आएगा, कौन जाने के लिए बाहर तैयार होगा, s1 या a1 में से कोई एक चीज बाहर चली जाएगी और उसकी जगह पे x2 आ जाएगा। तो किसको बाहर निकालें, उसके लिए हम क्या निकालते हैं रिप्लेसमेंट रेशोज। द वर्ड इज रिप्लेसमेंट रेशो, जैसे आपने सिंप्लेक्स में निकाला था बिल्कुल सेम तरीके से निकालेंगे बच्चे, xb अपॉन पाइवेट कॉलम। और पाइवेट कॉलम की कौन सी एंट्रीज लेनी है, जो ग्रेटर देन जीरो होती है। तो देखिए बच्चों कैसे निकलेंगी, ये देखिए जहां मेरी पेंसिल है दिस इज माई एक्सबी कॉलम, और जिसे मैंने रेड कलर से मार्क किया है ये है मेरा पाइवेट कॉलम। तो इनको डिवाइड कर दो, देखो 3/1 कॉरेस्पॉन्डिंगली 3, फिर 1/1 1 आ गया। देखो अंदर घुसने के लिए हमने देखा था जो सबसे बड़ा zj माइनस cj उसको लिया था, बाहर निकालना है रिप्लेस कराना है तो जो मिनिमम रिप्लेसमेंट रेशो होगी, जो ये 3 और 1 निकला इनमें जो छोटी है रिप्लेसमेंट रेशो आप उसको ले लेंगे। तो मैंने इस 1 को सिलेक्ट किया, ये 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया, देखो मार्क करते जाइए, ये 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आया है, मेरा a1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आया है। तो इसका मतलब a1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल, तो हम क्या लिख देंगे a1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। कौन होता है आउटगोइंग वेरिएबल, जिसकी रिप्लेसमेंट रेशो मिनिमम आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल में a1 अपनी जगह खाली कर देगा और इसकी जगह पर x2 आ जाएगा। इसकी रो को, जिस आउटगोइंग वेरिएबल की जो रो होती है उसको क्या बोलते हैं पाइवेट रो, ठीक है बच्चों। दूसरी बात देखिए कि वो एलिमेंट ये जहां मेरी पेंसिल है आप देख रहे हो कि ये पाइवेट कॉलम में भी लाई कर रहा है x2 के कॉलम में, और ये पाइवेट रो में भी लाई कर रहा है, तो इस एलिमेंट को बोलते हैं पाइवेट एलिमेंट। जो एलिमेंट पाइवेट रो और पाइवेट कॉलम दोनों में लाई कर जाए उसको बोलते हैं पाइवेट एलिमेंट। सो दिस इज हाउ फर्स्ट टेबल बन जाती है आपकी बिग एम मेथड की। एक ऑब्जर्वेशन देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन देखिए कि मेरे VB के कॉलम में कौन से वेरिएबल लिखे थे S1 और A1। अब S1 और A1 का ZJ माइनस CJ देखो जरा क्या आया, देखो S1 के बिल्कुल नीचे इसका ZJ माइनस CJ क्या आया 0। ऐसे ही A1 का देखो, A1 के नीचे उसका ZJ माइनस CJ क्या आया 0। तो हमारी प्रॉपर्टी है बेटा कि ZJ माइनस CJ कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑल द बेसिक वेरिएबल्स इज 0। तो मेरे 0 अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है। मैंने आपको ये चीज़ सिंप्लेक्स मेथड में भी सिखाई थी ताकि आप अपनी कैलकुलेशन का देख सकें कि हमारी ठीक है कि नहीं है। तो ये कंडीशन हमेशा चेक किया करो कि ZJ माइनस CJ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेसिक वेरिएबल आपके 0 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगे, जो VB के कॉलम में लिखे हुए ना उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगे 0, राइट। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट टेबल की शुरुआत फिर से वही होगी हमारी जैसे सिखाई है, CB VB XB X1 X2 S1 S2। और बेटा देखो एक बात आपको बता देती हूँ यहाँ पे मैं, ये जो A1 था आपका ये एक बारी चला गया ना यहाँ से आउटगोइंग वेरिएबल से, तो आप चाहें तो इस A1 का पूरा कॉलम गायब कर दे अब नेक्स्ट टेबल में, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल चला जाए तो उसका कॉलम गायब कर सकते हैं और किसी का नहीं करना, स्लैक चला जाए सरप्लस चला जाए कोई नहीं, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को गायब करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसको हमने सिस्टम में सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि ये हमारे को एक बारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे और हमारा
टेबल चलनी शुरू हो जाए। एक बारी मेरा मेथड लग गया, शुरू हो गई, अगर वो जा रहा है तो उसको जाने दो, उसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं नेक्स्ट टेबल में इस A1 का पूरा कॉलम ही गायब कर दूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट टेबल में अब VB के कॉलम में क्या आ जाएगा, S1 अपनी जगह पे रहेगा और A1 की जगह पर क्या आ जाएगा, X2, क्योंकि X2 एंटरिंग वेरिएबल है और A1 आउटगोइंग वेरिएबल है। तो मैं S1 और X2 लिख दूंगी अपनी नेक्स्ट टेबल में। सेम काम किया है बच्चे, ये हमने सबने सिंप्लेक्स के अंदर, आपको आ चुका होगा अब तक अच्छे से समझ में, ठीक है। बिग एम में और सिंप्लेक्स में बस यही डिफरेंस है कि बिग एम के अंदर आप ग्रेटर का कंस्ट्रेंट हैंडल कर लेते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल के, राइट। फिर हम क्या लिखेंगे, सीजे पूरा क्वेश्चन में आपको पता ही है चेंज नहीं होता, जो ऊपर वाली टेबल में थे वही रहेंगे। हमने उसको एज इट इज कॉपी कर दिया, -1 नहीं है, +1 है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पता है सीबी के कॉलम में वैल्यूज कहाँ से लिखी जाती हैं, यहाँ से। तो सीबी में देखो S1 के ऊपर लिखा है 0, तो मैंने लिखा 0। X2 के ऊपर देखो यहाँ पे 1 लिखा है, जहां मेरी पेंसिल है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब अंदर की रोज कैसे फिल होंगी आपको पता है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, बिल्कुल सेम जैसे सिंप्लेक्स में किया था। अब मेरे को ये पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाना है, और पाइवेट एलिमेंट के ऊपर और नीचे अगर कोई एलिमेंट है तो उसको 0 बनाना होता है, ठीक है ना। यही काम करना होता है, क्योंकि अब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नेक्स्ट टेबल में बनाएगा। तो आप बच्चों देखो जरा, जहां मेरी पेंसिल है, मेरा पाइवेट एलिमेंट, इसको 1 बनाना होता है, विच इज ऑलरेडी 1 हेयर। अब अगर ये ऑलरेडी 1 है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम हुआ है। अगर बाई चांस ये 1 ना होता, सपोज कर लो 4 होता, तो हम क्या करते, 4 को 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को हम 4 से डिवाइड कर देते, ठीक है ना। तो हम क्या करते, पाइवेट रो डिवाइडेड बाय 4 कर देते। बट अब इस क्वेश्चन के अंदर तो ऑलरेडी 1 है, तो मेरा काम हुआ है, तो मैं इसको एज इट इज कॉपी कर दूंगी नीचे, ठीक है। तो 1 -1 1 0 -1 1, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ 1 -1 1 0 -1। A1 का कॉलम हम हटा चुके, तो मैंने इसलिए उसको नहीं लिखा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब ऊपर वाली रो लिखनी है, हमें नई रो लिखनी है ना, न्यू R1 लिखना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, न्यू R1, ठीक है। किसकी हेल्प लो, ओल्ड R1 की। फिर जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, देखो इधर मुझे किसे 0 बनाना है, ये वाला जहां पे मेरी पेंसिल है, ठीक है ना, क्योंकि पाइवेट एलिमेंट के ऊपर और नीचे जितने एलिमेंट होते हैं उनको 0 बनाओ। तो अब मुझे इसको 0 बनाना है, तो जिसे 0 बनाना है वो लिखेंगे। तो देखिए फॉर्मूला जैसे सिंप्लेक्स में सिखाया था बिल्कुल वैसे ही है। न्यू R1 लिखनी है, R1 मतलब फर्स्ट रो, ठीक है, 1 मतलब फर्स्ट, R मतलब रो। तो न्यू R1 क्या होगी, ओल्ड R1। मैंने हमेशा बताया जिसे नया करना है पहले उसका ओल्ड लिखो, माइनस जिस एलिमेंट को 0 बनाना है, किसे 0 बनाना था, 1 को, मल्टीप्लाइड बाय न्यू, जो आपने पाइवेट रो सबसे पहले सेट करी होती है ठीक करके, उसकी हेल्प लेते हैं। तो वो मेरी कौन सी रो है, न्यू R2। अभी तक तो निकली बेटा R2 ही है, तो R2 की हेल्प लेनी है, ठीक है। जिसे सबसे पहले ठीक करते हैं ना, जहां पे हम पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाते हैं, उस वाली रो की हेल्प लेते हैं। अब बेटे ओल्ड R1 के नीचे ओल्ड R1 के एलिमेंट्स लिख लो ऊपर वाली टेबल से। तो मेरे ओल्ड R1 के एलिमेंट है 3 1 1 1 0, यही है ना 3 1 1, देख लो सब बच्चे, ये देखो 3 1 1 1 0, 3 है, फिर 3 बारी 1 है और फिर 0 है, ठीक है। माइनस 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 माइनस, न्यू R2 के एलिमेंट नई टेबल से, नई चीज नई टेबल से मिलती है, पुरानी चीज पुरानी टेबल से मिलेगी। तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, हाँ ठीक आ गया। तो इसको यहां लिख लेते हैं 2 2 0 1 और 1, ठीक है बच्चों। तो मेरी नई टेबल सेट हो गई। आप लोग सब जरूर चेक किया कीजिए कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं, उसके मैंने 3-4 चेक्स आपको सिंप्लेक्स में भी सिखाए थे, यहाँ भी सिखा रही हूँ। देखो S1 और X2 अब कहाँ पे लिखे हैं, VB के कॉलम में। तो अब अंदर S1 और X2 का कॉलम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा। देखो 1 0 0 1, ऑर्डर चेंज हो सकता है बेटा, 1 0 0 1 ऑर्डर रोज का चेंज हो सकता है, बट वो बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ये 2x2 है, 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, तो ये देखो 1 0 0 1, राइट। तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, कैसे आता है पता चलता है कि कहाँ 1 आएगा। इधर देखो VB के कॉलम में अगर X2 है तो इधर X2 का कोफिशिएंट 1 होगा। अगर S1 है VB के कॉलम में तो S1 के नीचे 1 बनेगा, दूसरा 0 होगा, राइट। तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो अब नेक्स्ट काम फिर से वही करेंगे बच्चों, ZJ माइनस CJ निकालेंगे, ठीक है। तो पहले ZJ कैलकुलेट करते हैं। जिसका भी ZJ निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले CB के कॉलम से, यही सिखाया। तो देखो 0 × 2 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 -1,
ठीक है, फिर 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1, 0, और ये क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गए मेरे ZJ। अब बच्चों ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करो। फिर से कैसे करना है, ये जो ZJ नीचे निकले हैं उनको ऊपर CJ में से माइनस कर दीजिए। तो -1 माइनस -2, तो ये क्या आ गया मेरा 1, ठीक है ना। तो ये आ गया 1, ये आ जाएगा 0, 0 और ये -1। ZJ माइनस CJ निकलने के बाद ज़रूर चेक कीजिए कि बेसिक वेरिएबल के ZJ माइनस CJ 0 आए हैं कि नहीं आए। देखो बेटा, VB के कॉलम में लिखा है S1 X2, तो X2 के नीचे 0 आना चाहिए, आया। S1 के नीचे 0 आना चाहिए, आया। तो मेरी कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है। काफ़ी हद तक पता चल जाता है कैलकुलेशन हमारी करेक्ट है, राइट। अब क्या है बेटा, ZJ माइनस CJ देखो सारे पॉजिटिव आए कि नहीं आए। तो मेरा ZJ माइनस सारे नेगेटिव आए कि नहीं आए। अगर एक भी पॉजिटिव है तो अभी आंसर नहीं आया। तो आप ये देख रहे हो, ये वाला जो 1 आया मेरा यहाँ पे, ये ZJ माइनस CJ मेरा पॉजिटिव है, तो इसको सिस्टम में एंटर कर दीजिए, राइट। तो मेरा अब क्या बन गया, इस वाली टेबल में X1 इज द एंटरिंग वेरिएबल। तो मेरा X1 जो है दिस विल एंटर इनटू द बेसिस। अब क्या करो, यहाँ पे साइड में क्या निकालेंगे, रिप्लेसमेंट रेशोज। रिप्लेसमेंट रेशो के लिए निकाला पाइवेट कॉलम ग्रेटर देन 0 से, ठीक है। तो इधर देखिए XB का कॉलम क्या है मेरा, ये रहा 2 1, और पाइवेट कॉलम कौन सा है जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, एंटरिंग वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो होता है, तो ये है मेरा पाइवेट कॉलम। तो इनको डिवाइड कर दो बेटा कॉरेस्पॉन्डिंगली, देखो 2/2, ठीक है। तो ये आ गया 1। अब दूसरा देखो 1/-1 आ रहा है बेटा। -1 और 0 आपको, माइनस नंबर और नेगेटिव नंबर आप नहीं लेते। मैंने आपको बताया पाइवेट कॉलम की सिर्फ वही एंट्रीज ली जाएंगी जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर मेरी रिप्लेसमेंट रेशो निकलेगी नहीं, तो मैंने लगा दिया डैश। क्लियर है बच्चों। तो अब मेरे पास एक ही रिप्लेसमेंट रेशो बची है, तो मैं इसी को एंटर कराऊंगी, इसी को डिपार्ट कराऊंगी, ठीक है ना। तो मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे करके मार्क कर लिया। तो ये मेरा क्या बन गया, पाइवेट रो, ठीक है बच्चों। रिप्लेसमेंट रेशो रो देती है पाइवेट, और एंटरिंग वेरिएबल ZJ माइनस CJ से मिलता है पाइवेट कॉलम। तो मेरी पाइवेट रो भी आ गई और पाइवेट कॉलम भी आ गया, ठीक है बच्चों। तो मेरा क्या निकला, ये पाइवेट रो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई है, S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आई है। तो मैं लिख देती हूँ S1 इज द आउटगोइंग वेरिएबल। तो मेरा S1 आ गया बच्चों आउटगोइंग वेरिएबल। और पाइवेट एलिमेंट क्या होगा, देखो ये जो 2 है जहां पे मेरी पेंसिल है, ये पाइवेट कॉलम में भी लाई कर रहा है और पाइवेट रो में भी लाई कर रहा है। तो मेरा पाइवेट एलिमेंट क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो पाइवेट एलिमेंट इक्वल टू 2। तो अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टेबल बनानी है। नेक्स्ट टेबल में मैं क्या चेंजेस करूंगी कि एक तो ये जो VB का कॉलम है, इसमें से मैं S1 को गायब कर दूंगी और इसकी जगह पे किसको फिट कर दूंगी, X1 की जगह X1 को। तो नेक्स्ट टेबल में VB के कॉलम में मेरे वेरिएबल्स आ जाएंगे X1 X2। फिर हम क्या करेंगे, इस पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले लिख लेते हैं बेटा। तो दूसरी टेबल बना लीजिए सब बच्चे। तो CB VB XB X1 X2 S1 S2 और A1 तो मेरा जा ही चुका था, ठीक है। CJ आपको पता है, CJ कभी भी पूरे क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो कॉस्ट है जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, राइट। क्लियर। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं टेबल को। आपको पता चला कि मेरे को VB के कॉलम में X1 और X2 लिख देना है, तो मैंने X1 और X2 लिख दिए, ठीक है। X1 की कॉस्ट देखो बेटा क्या है, X1 की कॉस्ट ये देखो CJ के अंदर क्या लिखी है -2, और X2 के अंदर देखो ये जहां पेंसिल है 1 लिखा है, तो 1 आ गया। अब बेटा अंदर की टेबल फिल करनी है, तो सबसे पहले क्या काम करना है मुझे जल्दी से बताओ। देखो इधर ये जो पाइवेट एलिमेंट है इसको 1 बनाएंगे, इसको 2 को 1 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी रो को मुझे डिवाइड करना पड़ जाएगा 2 से, तभी तो यहाँ पे 1 बनेगा, ठीक है ना। अब ये 1 बनेगा और इसके नीचे वाले एलिमेंट को, ये -1 की जगह पे नेक्स्ट टेबल में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है बेटा। इसको 1 बनाने के लिए क्या करूंगी, मैं 2 से डिवाइड करूंगी, ठीक है, फर्स्ट रो को। तो R1, तो न्यू R1 क्या हो जाएगा मेरा, न्यू R1 इक्वल टू 1/2 ओल्ड R1। इससे क्या होगा, मेरा पाइवेट एलिमेंट, दिस इज टू मेक पाइवेट एलिमेंट 1, जो मेरा पाइवेट एलिमेंट है वो मेरा 1 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं डिवाइड करके लिख रही हूँ। तो ये मेरा यहाँ 2 था, यहाँ पे भी था, तो डिवाइड हो गया, तो मेरा ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब मुझे न्यू R2 लिखनी है, तो न्यू R2 क्या होगी, ओल्ड R2,
माइनस जिस एलिमेंट को आपको जीरो बनाना है, ठीक है, वो क्या है मेरा -1 इंटू हेल्प किसकी लेते हैं हमेशा, न्यू, ये जो अभी अभी निकाला है, ठीक है, न्यू R1। तो देखो बच्चों मैं दोबारा दिखा देती हूँ मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया है। ये देखो इधर ध्यान से, मेरे को जब R2 लिखनी है तो मैंने लिखा न्यू R2 इक्वल टू ओल्ड R2। फिर जिस एलिमेंट को जीरो बनाना है, मुझे इस एलिमेंट को जीरो बनाना है -1 को, क्यों, क्योंकि ये पाइवेट एलिमेंट के नीचे लिखा है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पाइवेट कॉलम के अंदर पाइवेट एलिमेंट को 1 बनाइए और बाकी के सारे एलिमेंट्स को जीरो बनाइए पाइवेट कॉलम, ताकि वो अंदर जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए नेक्स्ट टेबल में। तो मैं इस -1 को क्या बनाऊंगी, जीरो बनाऊंगी। तो क्या फॉर्मूला हुआ, न्यू R2 इक्वल टू ओल्ड R2 माइनस -1, क्योंकि ये -1 को जीरो बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय न्यू R1। ठीक है, अब ओल्ड R2 के नीचे ओल्ड R2 के एलिमेंट्स लिखेंगे। देखो R2 के एलिमेंट्स क्या है, 1 -1 1 0 -1। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ ओल्ड R2 के नीचे ओल्ड R2 के 1 -1 1 0 -1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया मेरा प्लस। न्यू R1 के नीचे न्यू R1 के एलिमेंट्स लिखो, 1 1 0 1 1 0 1 1 0, आगे आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/2। इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए। तो ये मेरा क्या आ गया, देखो इनको मैं ऊपर लिख लेती हूँ, 0 0 एक में ऊपर का एलिमेंट छोड़ दिया क्या, इससे ऊपर का एक एलिमेंट रह गया बेटा, यहाँ पे 2 था, 2 XB का रह गया था मेरा, 2 प्लस न्यू R1 में क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस 1। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, x2 में 1 -1 है ना, 1 -1 1 -1 1 0 -1 है, ओ सॉरी ये 1 + 1 2 है। ठीक है, तो 2 0 1 हाफ, ठीक है, 2 0 1 हाफ और -1/2। ठीक है बच्चों, ये आ गए मेरे पास। आप देखिए ध्यान से, आपको पता चलना चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है। देखो इधर x1 x2 है ना वीबी के कॉलम में, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x1 x2 में 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो आपकी कैलकुलेशन यहां तक ठीक है, राइट। अब निकालेंगे ZJ, तो निकालिए ZJ। देखो -2 × 1, जिसका भी ZJ निकालना है मैंने बताया उसको CB के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। ये काम अब सब बच्चों को आ चुका है, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिख दिया -1 + 1/2 -1/2, और ये आ जाएगा आपका -1 -1/2 -3/2, राइट। फिर निकालेंगे ZJ - CJ। अब देखो -2 -2 0 0, ये आ गया -1/2 -3/2। कैसे निकाले, ZJ नीचे लिखे हुए थे, CJ ऊपर लिखे हुए थे, कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस कर दिया। तो अब देखो बेटा पहले जरूर चेक कीजिए ZJ - CJ बेसिक वेरिएबल के जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो बेसिक वेरिएबल में VB में लिखा है x1 x2, तो आप देख सकते हो x1 के नीचे 0 है और x2 के नीचे भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन ठीक है। तो देखिए बच्चों ZJ - CJ इस टेबल में हर एक वेरिएबल का या तो नेगेटिव है या 0 है, तो मेरा आंसर आ चुका है। दिस इज द फाइनल ऑप्टिमल टेबल। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सिंस all ZJ - CJ less than equal to 0, it is the optimal solution। बच्चों ये लाइन लास्ट में लिखनी बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया और इसमें मेरी वेरिएबल्स की वैल्यू क्या आई है, जो मेरा आंसर है। सॉल्यूशन है क्या, रीड करते हैं। देखिए इधर सब बच्चे टेबल पे वापस आए। देखो x1 के सामने जहां मेरी पेंसिल है, देखो जरा x1 के सामने लिखा है 1 और x2 के सामने XB के कॉलम में लिखा है 2। तो मेरा सॉल्यूशन आ गया x1 = 1 एंड x2 = 2। तो x1 1 आ गया, x2 2 आ गया। अब बेटा हमारा क्वेश्चन तो मैक्सिमम का था ना, तो इसको फाइनली मैक्सिमम वाले उसमें डाल दो जो क्वेश्चन में गिवन था। मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन वाले उसमें डाल दो, क्योंकि फाइनल आंसर तो उसी का निकालना है। तो इसके अंदर वैल्यूज डाल दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया मैक्सिमम z = 0। ठीक है बच्चों, तो मेरा सॉल्यूशन निकल कर आ गया मैक्सिमम z = 0 एट x1 = 1 एंड x2 =
2। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं इसके अंदर एक छोटी सी चीज आपको और सिखाना चाहूंगी कि हम ग्राफ से कैसे पता चलता है कि बिग एम मेथड कर क्या रहा है। एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बिग एम भी सिखाना चाहती हूँ बच्चों। एग्जाम में तो कोई नहीं पूछेगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सिखाना चाहती हूँ बिग एम का। तो देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जो बच्चा इंटरेस्टेड हो वो सुन लेना, जो नहीं हो वो बेशक वीडियो अब यहीं पे अपनी पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बिग एम मेथड। देखो मेरा क्वेश्चन मुझे गिवन था मैक्सिमम z इक्वल टू 2x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, माइनस x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x1 x2 ये 0। तो देखो बेटा आपको पता है कि इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है तो पहले इक्वेशन मान लो कंस्ट्रेंट को और फिर उसको प्लॉट कर लो। तो ये बातें लाइनें तो सबको आती हैं प्लॉट करनी। ऐसे देखो ये सेकंड वाला आपने लिया, ये क्या बन जाएगा, x1 को 0 डाला तो x2 1, x2 को 0 डाला तो x1 माइनस 1। आप इसे पहले प्लॉट कर ले। देखो ग्राफ प्लॉट करके दिखा देती हूँ आपको। तो हमारा आ रहा है 3 0 आ रहा था, 0 3 आ रहा था। ठीक है, ये मेरा कौन सा कंस्ट्रेंट था, फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकेंड कंस्ट्रेंट में कोऑर्डिनेट आ रहे थे -1 0 एंड 0 1। तो ये मेरा सेकेंड कंस्ट्रेंट था। ठीक है ना बच्चों, तो मुझे फर्स्ट कंस्ट्रेंट मिल गया, सेकेंड कंस्ट्रेंट मिल गया। शेडेड रीजन कैसे निकालते हैं, इधर देखिए मेरा पहला कंस्ट्रेंट क्या है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3। x1 और x2 दोनों को 0 0 डाल दो तो क्या आया, 0 लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, विच इज ट्रू। इसका मतलब ओरिजिन जो है लाइज बिलो दिस लाइन। ठीक है, यही पता है ना आपको मीनिंग, बिलो दिस लाइन। दोबारा से सुन लीजिए, जो कंस्ट्रेंट होता है उसके अंदर x1 x2 दोनों को 0 डाल दो और देखो जो आपकी इक्वेशन आ रही है वो ट्रू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ट्रू आ रही है तो ट्रू मतलब टुवर्ड्स दी ओरिजिन चलना है आपको। ठीक है, तो देखो मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या था, यही वाला था जिसके ऊपर मेरी लाइन है, जिसके ऊपर मैंने 1 लिखा हुआ है। तो इसके लिए ओरिजिन इस समय कहां पर है, ये देखो ओरिजिन ये होता है ना नीचे वाला, तो ओरिजिन की तरफ चलेंगे तो हम यहाँ की तरफ चले। ठीक है, अब इधर देखो दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है मेरा, सॉरी दूसरा कंस्ट्रेंट है -x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें डालो 0, x1 और x2 दोनों को ग्रेटर 0 डाल दो तो मेरा आया 0 ग्रेटर देन 1। ये क्या है मेरा, फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो मुझे अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है। यही सीखा हुआ है आप लोगों ने 11th में 12th में, जब भी आपने सीखी थी एलपीपी, सबने ग्राफ बनाने सीखे हुए, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाना है। तो देखो मेरी सेकंड वाली लाइन ये वाली है, इसके लिए मैं अवे फ्रॉम ओरिजिन जाऊंगी। देखो सेकंड लाइन मेरी ये है जिसपे मेरी पेंसिल है, तो इसके लिए ओरिजिन कहाँ है, यहाँ नीचे था ना, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है तो लाइन के ऊपर जाओ। टुवर्ड्स दी ओरिजिन हो तो ओरिजिन की तरफ आइए, अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो लाइन के ऊपर जाएंगे। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा आ गया, ये वाला ट्राइंगल आ गया दोनों का कॉमन पोर्शन। तो मेरा शेडेड रीजन कौन सा हुआ, फिजिबल रीजन ये वाला। ठीक है बच्चों, सो दिस इज माई फिजिबल रीजन। ये तो मैंने एलपीपी को प्लॉट कर लिया। ठीक है बच्चों, सबको आती है एलपीपी प्लॉट करनी, एक वीडियो भी बनाऊंगी ग्राफिकल सॉल्यूशन की, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो ये मेरा बन गया फिजिबल रीजन। दोनों लाइंस को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना, वो ये आ जाएगा आपका 1,2। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग का आंसर जो होता है हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट पे, कॉर्नर पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं मेरे, देखो या तो ये है या ये है और या फिर ये है। इन तीन में से किसी एक पॉइंट पे सॉल्यूशन निकलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो देखिए जरा मेरे को बिग एम मेथड ने कैसे इसके अंदर घुमाया है। तो देखिए मैं दोबारा से क्वेश्चन पे आती हूँ, इधर देखिए ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको देख के। ये थी मेरी फर्स्ट टेबल, नहीं और है ऊपर, दिस वॉज माई फर्स्ट टेबल ऑफ बिग एम मेथड। इसके अंदर देखो सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है बिग एम मेथड का। पहली टेबल में देखो S1 की वैल्यू 3 है और A1 की वैल्यू 1 है। हमारा आंसर x1 x2 के फॉर्म में होता है। इधर x1 x2 VB के कॉलम में नहीं आ रहे, इसका मतलब यहाँ पर x1 भी 0 है और x2 भी 0 है। तो मेरा पहली टेबल में सॉल्यूशन है 0 0। दूसरी टेबल में आ जाइए, दूसरी टेबल मेरी ये है। अब इधर देखो S1 की वैल्यू है इस वाली टेबल में 2 और x2 की वैल्यू है 1, तो x1 है नहीं तो 0 और x2 की वैल्यू आ रही है मेरी 1। तो दूसरी टेबल में मेरा सॉल्यूशन है 0 1।
मतलब मैं पहली टेबल में सॉल्यूशन था 0 0, दूसरी टेबल में सॉल्यूशन मिला 0 1। अब नेक्स्ट टेबल में आ जाओ, देखिए ये रही, यहाँ पर x1 की वैल्यू आई 1 और x2 की वैल्यू आई 2। ठीक है, तो 1, 2 आपका सॉल्यूशन आया। तो देखो बेटा मेरा फ्लो कैसे रहा, ये देखिए स्क्रॉल करना पड़ता है मुझे बार बार। देखो 0 0 पहली टेबल का सॉल्यूशन, 0 1 दूसरी टेबल का सॉल्यूशन और 1, 2 आया मेरा तीसरी टेबल का सॉल्यूशन। तो जरा देखो ये पॉइंट्स यहाँ पे कहाँ लिखे हुए, एक इंक चेंज कर लो। देखो 0 0 कहाँ है मेरा, ये रहा 0 0, 0 1 कहाँ है मेरा, ये रहा 0 1, राइट। फिर 1 2 कहाँ है मेरा, ये रहा। इसका मतलब बिग एम मेथड ने मुझे पहले 0 0 से 0 1 पर लेकर गया और फिर वो मुझे 0 1 से 1 2 पर लेकर गया, और क्योंकि 1 2 पर मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाई कर रहा था, ठीक है, तो इसीलिए मेरे को उसने 1 2 पे ले जाके खत्म कर दिया क्वेश्चन। 1 2 के आगे हमें चलने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब क्या किया बिग एम मेथड ने, देखो बिग एम मेथड आपको इनफिजिबल रीजन से लेकर चला, क्योंकि 0 0 इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजिबल रीजन। उसने इनफिजिबल रीजन से आपको 0 1 पे लेकर गया जो कि फिजिबल रीजन का पार्ट है। तो बिग एम मेथड हमें इनफिजिबल से फिजिबल रीजन में लेकर जाएगा पहले। जब वो फिजिबल रीजन में पहुंच जाएंगे उसके बाद वो हमें एक कॉर्नर पॉइंट से दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे घुमाएगा जब तक कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए। ठीक है बच्चों, देखो मैंने सिंप्लेक्स मेथड की जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सिखाया था। वहां पे क्या था, सिंप्लेक्स मेथड हमें फिजिबल रीजन के अंदर ही घुमाता है, एक कॉर्नर पॉइंट से दूसरे कॉर्नर पॉइंट पर जब तक कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए। पर बिग एम मेथड हमें इनफिजिबल से फिजिबल पर जाने का रास्ता भी दिखाता है। ये एक्स्ट्रा काम किया है बिग एम मेथड ने। सिंप्लेक्स मेथड सिर्फ फिजिबल रीजन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे घुमा रहा था, ठीक है। और बिग एम ने क्या किया, पहले इनफिजिबल से आपको फिजिबल में लेकर गया। देखो 0 0 से पहले 0 1 में लेकर गया। जब आप फिजिबल में आ जाते हो तो फिर वो आपको फिजिबल रीजन में घुमाना शुरू करता है जब तक कि आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए। ठीक है, तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बिग एम मेथड। मैंने आपको दिखा दिया कि पहली टेबल में हम इनफिजिबल में थे, फिर वो हमें फिजिबल रीजन में ले गया 0 1 में, फिर 0 1 के बाद वो हमें 1 2 पे लेके गया। 1 2 पे क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाई कर गया इसलिए आंसर यहीं पे स्टॉप हो गया। अगर 1 2 पर मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता तो एक और टेबल बनती और उसमें मेरा सॉल्यूशन निकल कर आता 0 3 और फिर मेरा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बनता। क्योंकि ये बात तो डिसाइडेड है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड होता है तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे लाई करता है। तो आपका आंसर या तो 0 1 पे आना था या 1 2 पे आना था या 0 3 पे आना था। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व करके पता चलता है कि किस पर आएगा। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट बिग एम मेथड। फर्स्ट वीडियो थी ये बिग एम मेथड की, केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद अभी 4 वीडियोस आपकी और आएंगी जिसमें मैं हर वीडियो में आपको कोई नई बात सिखाऊंगी, कोई नया केस कराऊंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बिग एम की सारी वीडियोस देखिए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे। मैं सारे केसेस को बहुत अच्छे से कवर कर दूंगी। वैसे मेरी सारी वीडियोस इंडिपेंडेंट होंगी बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पहली वीडियो हमेशा जरूर अच्छे से देखा करो, एक एक दो दो बारी पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें साथ में, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए हर एक वेरिएबल की, हर एक टर्मिनोलॉजी की, और आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस फिर जल्दी जल्दी समझ आएंगी। ठीक है बच्चों, टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।